वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सेट। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 टू क्वेश्चन नंबर 71 ऑफ एनडीए पाथफाइंडर। चैप्टर चल रहा है रिलेशंस एंड फंक्शंस। अप टू क्वेश्चन नंबर 60 हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर 61। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, लेट सेट ए के एलिमेंट्स हैं आपके पास एक्स वाई एंड जेड, सेट बी के एलिमेंट्स है पी क्यू आर एंड एस। देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशंस फ्रॉम बी टू ए। तो नंबर ऑफ रिलेशंस हमने निकालने हैं बी से ए में। तो इसमें तो हम सीधे फार्मूले का यूज़ कर लेंगे। फार्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने के लिए एक सेट से दूसरे सेट में, तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। दैट मीन्स 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आपके पास हैं 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैं 3। दैट मीन्स 2 टू द पावर 4 टू दी होल पावर 3 लिख सकते हैं हम इसको। दैट मीन्स 16 टू दी पावर 3 बन गया। 16 टू दी पावर 3 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 16 256 इंटू 16। और ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसका आंसर केवल एक ही आएगा 4096। ओके, तो इनको मल्टीप्लाई करके भी इतना ही आएगा। सो ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, लेट कैपिटल एक्स बी द सेट ऑफ ऑल पर्सन्स लिविंग इन अ सिटी। पर्सन एक्स कॉमा वाई स्मॉल एक्स स्मॉल वाई इन कैपिटल एक्स, एक्स और वाई एलिमेंट्स हो गए कैपिटल एक्स के, आर सेड टू बी रिलेटेड एज एक्स इज लेस देन वाई इफ वाई इज एटलीस्ट 5 years ओल्डर देन एक्स। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वाई की जो एज है वो कम से कम 5 साल ज़्यादा है किसकी एज से? एक्स की एज से। ओके, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ये पता करना है। तो रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं क्योंकि एक्स कॉमा एक्स इसका एलिमेंट बनेगा नहीं, विल नॉट बी एन एलिमेंट ऑफ आर। वाई? बिकॉज एक्स जो है एक्स से 5 साल बड़ा तो हो ही नहीं सकता है, कम से कम 5 साल बड़ा होना चाहिए। तो एक्स एक्स से कम 5 साल बड़ा नहीं हो सकता है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, इन दोनों के एज का डिफरेंस तो 0 हो जाएगा। ओके, बोथ द एजेस आर इक्वल, सो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक की बात करें, अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है तो जाहिर सी बात है कि वाई कॉमा एक्स विल नॉट बी एन एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे y की जो एज है x की एज से कम 5 साल बड़ी है। बट यहाँ उल्टा तो होगा नहीं, अब y कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर होगा। y बिकॉज x की एज, अब उल्टा तो नहीं हो सकता है कि x की एज y की एज से कम 5 साल बड़ी हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि y तो बड़ा है, x बड़ा तो है नहीं, x तो छोटा है यहाँ पे। ओके, अगर ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव होगा ही, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर मान लेते हैं और y कॉमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो x कॉमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। y बिकॉज y जो है x से कम 5 साल बड़ा है और यहाँ पे z जो है y से कम 5 साल बड़ा है। अगर x और z की एज का डिफरेंस निकालें, दैट मीन्स यहाँ पर हमें पता चलेगा कि z की जो एज है x की एज से कम 10 साल बड़ी है। मीन्स यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि z जो है x से कम 5 साल बड़ा तो है ही है। 5 साल मीन्स कम 10 साल आ रहा है तो वो कि 5 साल से बड़ा है। ओके, अब यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं लिखा है कि आप y की जो एज है वो x की एज से जो है केवल 5 साल बड़ी होनी चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है कि y की एज जो है x की एज से कम 5 साल बड़ी है। दैट मीन्स y जो है 6 साल भी बड़ा भी हो सकता है, 7 साल भी हो सकता है, 8 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 11 साल भी हो सकता है, 12 साल भी हो सकता है, सो ऑन। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ से हमारा क्लियर हो गया कि x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर है। ट्रांजिटिव वाली बात क्लियर हो गई। तो जो गिवन रिलेशन है इट इज़ transitive but neither reflexive nor symmetric, so B will be correct answer to this question. Question number 63 देखिए, for each non-zero real number x let fx equal to x upon modulus of x, the range of f निकालना है। तो x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, मीन्स डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, जो डोमेन है इसका उसमें सारे रियल नंबर्स हैं बट 0 नहीं है क्योंकि 0 पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। ओके, और हमने इसका रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए देखिए, जब x कोई रियल नंबर होगा ग्रेटर देन 0, अगर x कोई रियल नंबर होगा ग्रेटर देन 0 तो fx की जो वैल्यू बनेगी वो हो जाएगी x अपॉन मोड ऑफ x, आपका x ही रहेगा, सो इट विल बिकम 1। और अगर x कोई रियल नंबर है लेस देन 0 तो f ऑफ x क्या बन जाएगा? x अपॉन माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और इसको सॉल्व करके आ गया -1। दैट मीन्स जो गिवन फंक्शन है इसके रेंज में केवल 2 ही एलिमेंट्स आएंगे, 1 और -1। ठीक है, मैनी वन फंक्शन हो गया आपका ये। तो द रेंज ऑफ एफ इज़ अ नल सेट, अ सेट
consisting of only one element, a set consisting of two elements. तो C will be correct answer to this question. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें. क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, एफ एक्स आपका गिवन है, जी एक्स गिवन है, जी ऑपरेशन एफ टी को हमने लिख दिया जी ऑफ एफ टी. ठीक है, तो इसको हम इसकी वैल्यू हमने निकालनी है. तो जी ऑपरेशन एफ ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन, तो इसको हम लिख देते हैं जी एफ ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन, इस तरीके से लिख दिया. अब बताइए फंक्शन एफ हमें गिवन ही, एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, लॉग ई वन प्लस एक्स. तो वन प्लस एक्स की जगह पूरा आ जाएगा ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन. ठीक है, और अपॉन में आपका आ गया वन माइनस ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन. ओके, तो ये इस तरीके से आ जाएगा. तो जी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग ई प्लस वन प्लस ई माइनस वन. तो ई टू ई बन गई, टू ई अपॉन ई प्लस वन हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद. और नीचे में क्या बनेगा, ई प्लस वन माइनस ई, तो यहाँ पे टू अपॉन ई प्लस वन बन जाएगा पूरा सॉल्व करने के बाद, एलसीएम लेने के बाद. ई प्लस वन से ई प्लस वन कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, जी ऑफ लॉग बेस ई टू ई अपॉन टू दैट इज इक्वल टू ई. अब आपको मालूम है लॉग ई मीन्स बेस में भी ई है, यहाँ भी ई है, तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, वन. ठीक है, जैसे कि हमने लॉग में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लॉग एक्स बेस एक्स की वैल्यू कितनी होती है, वन. जब ये दोनों इक्वल होंगे तो इसकी वैल्यू वन के बराबर हो जाएगी. तो जी वन आपका आ गया. अब जी एक्स हमें गिवन ही है, जी एक्स कितना गिवन है, थ्री एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर. तो इसको रख दीजिए यहाँ पे. तो थ्री इंटू वन थ्री प्लस वन का क्यूब वन अपॉन वन प्लस थ्री इंटू एक्स का स्क्वायर तो वन ही जाएगा. तो थ्री वन जाए थ्री हो गया, दैट मीन्स फोर अपॉन फोर दैट इज इक्वल टू वन. ओके, सो बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 65 देखिए आप, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शंस. एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स बिलोंग्स टू आर है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक्स जो है लाई कर रहा है 0 से 2 पाई के बीच में, और एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर है. देन विच ऑफ द अबव फंक्शंस हैव इनवर्स डिफाइंड ऑन देयर रेंजेस. ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पे ये गिवन है कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है. तो वैसे स्टैंडर्ड फंक्शंस आपके हैं, तो यहाँ से क्लियर कट है, जहाँ पे लिखा हुआ है डोमेन तो यहाँ पे गिवन ही है सबका. तो रेंज जो है, रेंज आपने खुद समझना है कि रेंज क्या होगा. जैसे आपका ये क्यूबिक फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये क्यूबिक फंक्शन हो गया. ये जो फंक्शन होता है आपका कहाँ से काम होगा, यहाँ पे डोमेन में तो ऑलरेडी रियल नंबर का सेट हो गया, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में होता है ये वाला फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब. ठीक है, तो इसका जो कोडोमेन बनेगा वो आर बनेगा. अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो ये जो फंक्शन आपका ग्राफिकली कुछ ऐसे प्लॉट होगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया. ग्राफिकली कुछ ऐसा प्लॉट होता है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब. अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें हम यहाँ पे तो वन वन तो होगा ही आपका ये, क्योंकि अगर मैं कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ करूँ एक्स एक्सिस की, तो एक वाई इक्वल टू एक्स क्यूब वाला जो ग्राफ है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, अगर कहीं से भी आप प्लॉट करोगे हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा. सो दैट मीन्स इट इज़ वन वन है. और उसके बाद ऑन टू वाली बात भी क्लियर हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो इसका कोडोमेन है वो आर हो गया, रियल नंबर का सेट हो गया. और यहाँ पे जो ग्राफ है पूरा का पूरा कवर कर रहा है, अगर आप देखेंगे ग्राफ पूरा का पूरा वाई एक्सिस को कवर कर रहा है. ठीक है, दैट मीन्स कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज. तो रेंज इसका पूरा आ गया ही, रियल नंबर का सेट. तो दैट मीन्स ये वन वन भी है, ऑन टू भी है, सो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. तो पहले वाले का तो करेगा ही. सेकेंड वाले में देखिए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है आपका. और ये जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ पे है, इसके लिए डोमेन केवल इतना रेस्ट्रिक्ट कर दिया इसको, 0 से लेके 2 पाई तक. ओके, ओपन ब्रैकेट मीन्स जिसमें 0 और 2 पाई के बीच के सारे एलिमेंट्स होंगे, बट 0 और 2 पाई नहीं होगा. ओके, और इससे कहाँ तक गया ये आपका 0 से 2 पाई से. और जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है आपकी 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1. तो ये आपका जाएगा, इसका ये बन जाएगा कोडोमेन. ओके, अब देखिए साइन एक्स का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो साइन एक्स का ग्राफ तो सिंपली बन जाएगा आपका, ये आपने बनाया, उसके बाद 1 नीचे में -1 और ये आपका 0 पाई बाई 2 पाई, उसके बाद आपका आ जाएगा 3 पाई बाई 2, फिर आ गया आपका 2 पाई. इतना ही देखना हमने 0 से लेके 2 पाई तक. तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है साइन का,
0 से लेके 2π तक इतना बनेगा। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पर अगर देखें तो देखिए 0 से 2π के बीच में अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो देखेंगे आप यहाँ पे ये साइन के ग्राफ को यहाँ पे देखेंगे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए आप। ठीक है, और नीचे भी देखिए आप, यहाँ पे भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करोगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, इट इज़, आई विल से दैट इट इज़ नॉट 1 1 नहीं है तो ऑन टू के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 1 1 नहीं है, दैट मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स की बात करें हम, तो एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ये आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हो गए। ओके, तो यहाँ से आपका ये पॉइंट हो गया 0,1, तो कुछ इस टाइप से इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा आपका, ही कुछ इस टाइप से जाएगा एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ। ठीक है, और जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन होता है आपका, यहाँ पे इसमें डोमेन तो ऑलरेडी ये मैंने एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो आर से आर प्लस में जाएगा आपका ही। ठीक है, इसके जो कोडोमेन बनेगा ये पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे ये 1 1 तो ही ये फंक्शन, अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करेंगे, ठीक है, कहीं से भी, तो ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये 1 1 है। और ऑन टू के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे जो कोडोमेन है, कोडोमेन इसका है पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट, और जो ये आपका रेंज बन रहा है इस फंक्शन का, ये पूरा कवर कर रहा है वाई एक्सिस को एक्सक्लूडिंग 0 से ऊपर सारे के सारे रियल नंबर्स वाई एक्सिस में कवर हो रहे हैं। दैट मीन्स कोडोमेन और रेंज इक्वल है, सो देयरफॉर इट इज़ ऑन टू। तो ये भी आपका क्लियर हो गया कि येस, इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि 1 1 भी ऑन टू भी है। तो फर्स्ट एंड थर्ड वाला यहाँ पे हो जाएगा, विच ऑफ दी अबव फंक्शंस हैव इन्वर्स डिफाइंड, तो फर्स्ट एंड थर्ड, तो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 66। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है इक्विवेलेंट क्लास, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इक्विवेलेंट क्लास, ओके। इक्विवेलेंस रिलेशन तो आपने सुना ही होगा, कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाया जाता है, जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है, तो उसी से आपका इक्विवेलेंट क्लास वाली बातें आती हैं। तो मान लेते हैं कोई रिलेशन आर है, ठीक है, आर एक रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, और किस सेट के ऊपर, ऑन अ सेट ए, सेट ए के ऊपर में डिफाइंड है ये रिलेशन, और ये रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। आर इज़ फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, ओके। और यहाँ पे अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है और जिस सेट के ऊपर में डिफाइंड है, किस सेट के ऊपर में डिफाइंड है, सेट ए के ऊपर में, तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सारे एलिमेंट्स के लिए एक इक्विवेलेंट क्लास एग्जिस्ट करेगा। मीन्स कहने का मतलब है, अगर स्मॉल ए कोई एलिमेंट है कैपिटल ए का, ठीक है, तो इस स्मॉल ए का इक्विवेलेंस क्लास एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम डिफाइन करेंगे इस टाइप से। मीन्स इसको डिनोट तो हम इस ऐसे करते हैं, और उसको डिफाइन कैसे करेंगे, x बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच दैट x कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो गया। ठीक है, अब इसको बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा जब हम नीचे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वाले को। ओके, फिलहाल इतना समझ लीजिए आप लोग कि अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, किसी सेट के ऊपर में डिफाइंड है, तो उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सारे एलिमेंट्स के लिए एक इक्विवेलेंस क्लास एग्जिस्ट करेगा, और जो इक्विवेलेंस क्लास होगा ये पूरा का पूरा ये क्या होगा, एक सबसेट होगा सेट ए का, सेट ए का एक सबसेट होगा। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर, तो यहाँ से आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा प्रैक्टिकल वे में। ओके, अब देखिए, लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड ए इज रिलेटेड टू बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा तो डिस्कस नहीं करूँगा इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में, जैसे कि आप देख रहे होंगे ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये इक्विवेलेंस होगा या नहीं होगा। तो सिंपल सा है, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये आपका एक जो रिलेशन बन रहा है, जो रिलेशन बना वो बन गया आपका जेड से जेड में इंटीजर्स के सेट में ये डिफाइन है, और ये जो रिलेशन है कैसा है, इट इज़ इक्विवेलेंस, ये इक्विवेलेंस रिलेशन आपका है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं जिस सेट के ऊपर में डिफाइन है, इंटीजर्स में तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो गए, तो हर किसी एलिमेंट का क्या करेगा, एक इक्विवेलेंस क्लास एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब हम इसका इक्विवेलेंट क्लास निकालते हैं, तो स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से। ओके, सबसे पहले हम ज़ीरो का इक्विवेलेंट क्लास निकालते हैं, क्योंकि ज़ीरो आपका एक एलिमेंट हो गया। ज़ीरो क्या है, ज़ीरो बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, तो ज़ीरो एक एलिमेंट है जेड का, तो ज़ीरो का इक्विवेलेंट क्लास क्या बनेगा,
ठीक है, तो यहाँ पे लिख दें हमने 0 का इक्विवेलेंट क्लास विल बी इक्वल टू, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू z, क्योंकि z के ऊपर में डिफाइन है ये आपका रिलेशन, और तो x कॉमा ए आपका यहाँ पे 0 है, x कॉमा 0 बिलोंग्स टू r होना चाहिए। दैट मीन्स r क्या था आपका, r था कि a माइनस बी इज़ डिविजिबल बाई 5, तो a माइनस बी माने x माइनस 0 इज़ डिविजिबल बाई 5 वाली बात यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि x कॉमा 0 अगर r का एलिमेंट है तो x माइनस 0 शुड बी डिविजिबल बाई 5। तो x माइनस 0 डिविजिबल बाई 5 क्या कब होगा, जब x की जगह पे क्या क्या इंटीजर्स होंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कौन कौन से इंटीजर्स के आने की पॉसिबिलिटी है, तो वो सारे आपके इसके अंदर हम लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमने x लिखने हैं, x की वैल्यूज़ लिखनी है जो जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे 0 लिखूँ तो 0 माइनस 0, x की जगह पर अगर मैं 0 लिखूँगा तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 विच इज डिविजिबल बाई 5, तो 0 तो इसका बनेगा एलिमेंट एक। ठीक है, इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 0 में एक एलिमेंट 0 आ गया। फिर डिविजिबल बाई 5 है तो इधर 0 में अगर मैं 5 ऐड करूँगा तो 5, देखिए यहाँ पे x की जगह पर 5 रखिए तो 5 माइनस 0 5 आ रहा है विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। फिर 10 रखूँगा तो 10 माइनस 0 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, सो ऑन, ऐसे आते रहेंगे। और पीछे को भी आपका -5 लिख देता हूँ यहाँ पे, -5 कॉमा 0 इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ आर, बिकॉज -5 आपका इंटीजर हो गया, -5 माइनस 0 इज़ डिविजिबल बाई 5, तो वैसे आपका -10 भी आ जाएगा इसमें, सो ऑन, और आते रहेंगे। ठीक है, एक तो आपका इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 0 ये आ गया। अब इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 1 की बात करें, 1 भी आपका एक इंटीजर है, तो 1 की बात करें तो 1 में क्या आएगा, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स सच दैट x कॉमा 1 बिलोंग्स टू r। ओके, तो यहाँ पे x कॉमा 1 बिलोंग्स टू r है, तो x की जगह पे क्या रखें कि x माइनस 1 डिविजिबल हो जाए 5 से। तो सबसे पहले तो यहाँ 1 ही लिखते हैं, 1 लिखेंगे तो 1 माइनस 1 0 विच इज़ डिविजिबल बाई 5, तो यहाँ पे फिर 6 लिख देते हैं, 6 माइनस 1 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। फिर 11 लिख देते हैं, 11 माइनस 1 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, सो ऑन। ठीक है, पीछे को लिखें तो यहाँ पे -4 लिख देते हैं, -4 x की जगह -4 लिखूँ तो -4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू -5 विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, उसके बाद हम लिख देते हैं -9, फिर सो ऑन आते रहेंगे आपके पीछे को, और सारे आते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आप बात करते हैं इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 2 की। 2 में आ जाएगा आपका x बिलोंग्स टू z सच दैट x कॉमा 2 बिलोंग्स टू r। ठीक है, मीन्स x कॉमा 2 बिलोंग्स टू r कब होगा, जब x माइनस 2 डिविजिबल बाई 5 होगा। तो x माइनस 2 डिविजिबल बाई 5 कब होगा, जब x की जगह पे कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसके अंदर लिख देते हैं हम सबसे पहले तो 2 ही लिख देते हैं, क्योंकि 2 माइनस 2 x माइनस 2 डिविजिबल बाई 5 कब होगा, जब 2 माइनस 2 0, मीन्स x की जगह पर 2 रखा तो 2 माइनस 2 0 0 इज डिविजिबल बाई 5। फिर यहाँ 5 जोड़ते रहो, आते रहेंगे। अब 2 + 5 7 7 + 5 12, सो ऑन, ये आते रहेंगे। अब बाकी चीज़ तो आपको समझ में आ गई होंगी। 2 माइनस 5 -3 आ गया, -5 करूँगा तो -8 हो जाएगा, सो ऑन। ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स आ गए। वैसे अब अगर हम 3 की बात करें, इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 3 की बात करें तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे आपके, x बिलोंग्स टू z, x कॉमा 3 बिलोंग्स टू r आ जाएगा। तो x कॉमा 3 बिलोंग्स टू r कब होगा, जब x माइनस 3 इज डिविजिबल बाई 5। तो x माइनस 3 कब डिविजिबल होगा, तो x की जगह पे 3 लग दो सबसे पहले। तो 3 माइनस 3 0, 3 + 5 8, 8 + 5 13, 13 + 5 जो आते रहेगा ही। इससे पहले हम -5 करेंगे तो 3 -5 -2 -2 -5 -7, सो ऑन। ठीक है, फिर इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 4 की बात करें तो इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 4 क्या आएगा, देखिए आप, ये आ जाएगा सबसे पहले तो 4 ही आ जाएगा। 4 माइनस 4 इज डिविजिबल बाई 5, 4 + 5 9, 9 + 5 14, 14 + 5 सो ऑन आते रहेगा। पीछे में 4 - 5 -1 -1 -5 -6 सो ऑन आते रहेंगे। ठीक है, फिर इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 5 की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले तो 5 ही आ जाएगा। 5 - 5 0 0 इज डिविजिबल बाई 5। तो इसके बाद 5 + 5 10, 10 + 5 15 सो ऑन, और पीछे को आपका -5 0 5 - 5 दैट इज इक्वल टू 0 0 - 5 -5 -10 सो ऑन, ये आते रहेंगे आपके इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, अगर आप 6 का निकालेंगे तो 6 का इनमें से कोई ना कोई आपका बैठ जाएगा। देखिए आप 6 का अगर हम निकालें, इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 6 का निकालें तो आपको फर्दर अब निकालने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप देखें यहाँ पे तो 6 का देखिए आप, 6 का इक्विवेलेंट क्लास क्या होगा, 6, 11 सो ऑन। 6 से पहले जो था आपका आएगा 6 माइनस 5 -1, -1 से पहले -6 सो ऑन, ठीक है। तो अगर हम देखें -1 -5 -6 आ जाएगा आपका ही। अगर आप देखें यहाँ पे गौर से तो देखिए 6 का जो आपका इक्विवेलेंट क्लास है ना, सेम बन रहा है किसका, ये देखिए आप, इसको मैंने गोल किया और यहाँ पे -1 6 11 6 सॉरी यहाँ +1 आएगा, ठीक है। 6 + 1 यहाँ पर आ जाएगा -4। अगर आप देखें तो ये आपका सेम है, यहाँ पे देखेंगे आप इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 1 भी इतना ही है, देखिए आप ये, ठीक है। इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 6, इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 1 ऐसे ही है। फिर आगे चल के आप देखेंगे और कहीं पे जाके फिर रिपीट करेगा सेम टाइप का और आएगा। तो अब आगे फर्दर आपको करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। और 5 का जो इक्विवेलेंट क्लास है, जो 5 का इक्विवेलेंट क्लास है और जो 0 का इक्विवेलेंट क्लास आपने देखा था, ये दोनों भी सेम है, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो इसमें मेनली कितने इक्विवेलेंट क्लास बन रहे हैं, टोटल 5 ही बन रहे हैं। अगर एक तो 0 का बन गया, एक 1 का बन गया, एक 2 का बन गया, एक 3 का बन गया और एक 4 का बन गया। 5 और 0 का तो सेम आया। फिर 6 का करेंगे, 7 का करेंगे तो 7 का भी आपका कहीं ना कहीं इसी के अंदर का कहीं ना कहीं होगा। देखिए आप 7 वाला आपका आ जाएगा, 7 इसका एलिमेंट होगा, 7 + 5 12, 7 - 5 7 - 5 2, 2 - 5 -3 सो ऑन। तो अगर आप देखें तो ये जो आपका 7 का इक्विवेलेंट क्लास है ये मैच कर रहा है किसके साथ, 2 के इक्विवेलेंट क्लास के साथ। देखिए आप, फिर आप 8 का निकालेंगे तो फिर आपका 8 का किसके साथ मैच करेगा, इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 3 के साथ मैच करेगा। वैसे आप निकालते रहेंगे तो ये किसी न किसी के साथ मैच करेगा इक्विवेलेंट क्लास, ठीक है। तो ये सेम आते रहेंगे आगे चल करके। तो मेनली यहाँ पे कितने आपके बनने अलग अलग जो हैं, अलग अलग की बात करें तो ये सारे अलग है। 0 का इक्विवेलेंट क्लास, 1 का, 2 का, 3 का और 4 का, इनमें कुछ भी मीन्स सेम टाइप की कोई भी नहीं है, सारे के सारे डिसजॉइंट हैं। ओके, तो यहाँ पे द रिलेशन आर पार्टीशंस जेड इंटू 5 इक्विवेलेंट क्लासेस, तो बिल्कुल सही है, पहला वाला तो आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अगर आप -1 का निकालेंगे तो -1 का कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए -1 किसके अंदर आ रखा है उसको चेक कीजिए, -1 4 के अंदर आ रखा है। तो इक्विवेलेंट क्लास ऑफ -1 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 4, ठीक है। अगर इक्विवेलेंट क्लास ऑफ -2 की बात करें तो -2 देखिए किसके अंदर है, यहाँ पे -2 आपका चेक कीजिए कहाँ पे है, -2 कहीं ना कहीं होगा किसी न किसी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जितने भी बनाए थे हमने, 0 के अंदर तो नहीं है, 1 के अंदर नहीं है, 2 के अंदर आपका -2 नहीं आया था, ये 3 के अंदर है, ठीक है। तो ये आप देखिए, तो -2 का जो इक्विवेलेंट क्लास बनेगा वो 3 के इक्विवेलेंट क्लास के बराबर होगा। तो बाकी जितने भी आप निकालेंगे तो इनमें से कोई ना कोई होगा ही होगा ज़रूर, ठीक है। तो मेनली ये डिसजॉइंट वाली बातें जो हो रही हैं केवल 5 अलग अलग हैं आपके, 0 1 2 3 एंड 4 के जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहला स्टेटमेंट तो आपका ट्रू हो गया, एनी 2 इक्विवेलेंट क्लासेस आर आइदर इक्वल और डिसजॉइंट। तो जाहिर सी बात है या तो डिसजॉइंट ही है, क्योंकि 0 और 1 2 3 और 4 की बात करें ये सारे के सारे डिसजॉइंट हैं, या हम 0 और 5 की बात करें तो ये क्या हो गए आपके, आर सेम, आर इक्वल, ठीक है। तो इक्विवेलेंट क्लासेस जो बनने या तो डिसजॉइंट ही बनेंगे, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अगर 0 और 1 की बात करूँगा मैं तो 0 और 1 का देखेंगे आप, इनमें से एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, सब अलग अलग डिफरेंट होंगे। 0 का जो इक्विवेलेंट क्लास होगा जिसमें जो भी एलिमेंट्स हैं, और 1 के जितने 1 के इक्विवेलेंट क्लास में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, आप चेक कर लीजिए, इनको बोलेंगे डिसजॉइंट, ठीक है। या तो ये डिसजॉइंट ही होंगे या ये इक्वल ही होंगे, बस इतना ही इसमें पॉसिबल है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, सो दैट मीन्स बोथ 1 and 2 आर ट्रू, सो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 67, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, हमने f(x) निकालना है, 1/√ऑफ mod x माइनस एक्स। तो ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब रूट डिफाइन होगा। रूट कब डिफाइन होगा, जब रूट के अंदर वैल्यूज होती हैं या तो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 है। बट यहाँ पे रूट जो है अपॉन में है, डिनोमिनेटर में है, तो रूट के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए वो केवल ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी जाके ये डिफाइन होगा। तो mod ऑफ x माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, तब जाके ये फंक्शन डिफाइन होगा। ओके, अब देखिए डिफाइन कब होगा। मान लेते हैं x की जगह पे 0 रखता हूँ मैं, x की जगह पे 0 रखूँगा तो mod ऑफ 0 माइनस 0 क्या ग्रेटर देन 0 आएगा, 0 माइनस 0 क्या ग्रेटर देन 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स 0, x की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव रियल नंबर्स की। अगर नेगेटिव रियल नंबर्स हैं x, अगर एक x लेस देन 0 कोई रियल नंबर हो गया तो mod ऑफ x क्या बनेगा, माइनस एक्स, ठीक है। और माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, -2x ग्रेटर देन 0।
x नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, तो पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0 ट्रू हो रहा है। अगर वैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं x आपका कोई नेगेटिव रियल नंबर हो गया -3, ठीक है। सपोज कीजिए अगर x की जगह -3 रखूँगा तो मोड ऑफ -3 क्या बनेगा +3, और माइनस मोड ऑफ x जो आपका बन जाएगा वो बन जाएगा +3, बीच में माइनस का साइन है, फिर x है, x की जगह पर हमने -3 रखा, क्या ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 3 + 3 विच इज इक्वल टू 6, 6 इज़ ग्रेटर देन 0, तो सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मीन्स अगर मैं x की जगह पे -3 की जगह पे कोई भी रियल नंबर रखूँगा तो ये जो आएगा सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड को जब मैं सॉल्व करूँगा तो पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक है। तो दैट मीन्स इसके डोमेन के अंदर सारे के सारे नेगेटिव रियल नंबर्स तो आएंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव नहीं आ सकता है। पॉजिटिव क्यों नहीं आ सकता है, अगर मोड ऑफ x -x की बात करूँ तो ये आपका देखिए मोड ऑफ x, अगर x आपका ग्रेटर देन कोई 0 रियल नंबर हो गया तो मोड ऑफ x आपका x ही रहेगा, x -x कितना आएगा 0, 0 इज़ ग्रेटर देन 0 होता है क्या, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। या आप वैसे भी एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, या 4 रख दो इसकी जगह, मोड ऑफ 4 -4 क्या ग्रेटर देन 0 आएगा, 4 - 4 ग्रेटर देन 0 आएगा क्या, 0 इज़ ग्रेटर देन 0, ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर्स इसके डोमेन में नहीं आ सकता है। तो डोमेन में केवल कौन से एलिमेंट्स आएंगे, मीन्स सारे के सारे नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगे, -इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक, 0 नहीं आएगा तो 0 के बिल्कुल करीब तक आएंगे, मीन्स ओके 0 के वहाँ हम लगा देते हैं ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 0 से सेटिस्फाई नहीं हो रही इनइक्वलिटी। तो 0 से पहले जितने भी नेगेटिव आपके हैं रियल नंबर्स अप टू -इन्फिनिटी सारे इसके डोमेन में आ जाएंगे। दैट मीन्स आई विल से दैट बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 में आइए आप, फंक्शन आपका R से R में है, जी भी आपका दूसरा फंक्शन हो गया R से R में, आर टू फंक्शन गिवन बाई f(x) ये है, g(x) ये है, f ऑपरेशन g का इन्वर्स हमने निकालना है। पहले तो f ऑपरेशन g निकाल देते हैं, f ऑपरेशन gx क्या बनेगा, f ऑफ gx ये आपका बन गया, f ऑफ gx आपका है x³ + 5, ठीक है। fx आपका 2x - 3 दैट मीन्स 2 × x की जगह पर आ जाएगा 2x x³ + 5, ठीक है। x की जगह पर आ गया x³ + 5 - 3, तो ये आपका हो जाएगा 2x³ + 10 - 3 दैट मीन्स 2x³ + 7, ठीक है। ये आपका आ गया f ऑपरेशन gx। अब इसका इन्वर्स निकालना है तो इसको हम y की तरह ट्रीट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू 2x³ + 7, 7 को इस तरफ लाइए तो y - 7 हो गया, 2 को अपॉन में भेजिए इक्वल टू x³ बच गया, क्यूब को उस तरफ भेजेंगे तो पावर में क्या आ जाएगा 1/3, y - 7 अपॉन 2 टू दी होल पावर 1/3 इक्वल टू x, तो यही इसका इन्वर्स हो जाएगा। सो देयरफॉर f ऑपरेशन gx का जो इन्वर्स बनेगा विल बी इक्वल टू y की जगह पे x लिख दो यहाँ पे, तो x - 7 अपॉन 2 टू दी होल पावर 1/3, ओके। तो x - 7 अपॉन 2 टू दी होल पावर 1/3, सो b विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, लेट x बी द सेट ऑफ ऑल पर्सन्स लिविंग इन दिल्ली, द पर्सन a and b in x are said to be related if the difference in their ages is at most 5 years। ज़्यादा 5 साल का डिफरेंस होना चाहिए दोनों की एज का, मीन्स 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 साल से कम चलेगा। दैट मीन्स कह सकते हैं हम a - b का जो डिफरेंस है मॉडुलस वैल्यू है, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5, 5 के बराबर होना चाहिए या 5 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बताइए आप रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, येस होगा, बिकॉज a - a का जो मॉडुलस है वो 0 होता है, 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, दैट मीन्स a, एलिमेंट होगा R का, सो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। और सिमेट्रिक की बात करें तो a - b का जो मॉडुलस है लेस देन और इक्वल टू 5 होता है, और तो b - a का मॉडुलस भी लेस देन और इक्वल टू 5 ही आएगा, जाहिर सी बात है। दैट मीन्स a, b अगर R का एलिमेंट है तो b, a भी R का एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। तो सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अगर ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव नहीं होगा ही, एग्जांपल के थ्रू आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे 1,6 मैंने लिया, ये एक एलिमेंट होगा R का, ठीक है, और 6,11 एक एलिमेंट हो गया R का, ठीक। तो क्या 1,11 एलिमेंट होगा, तो 1,11 डज नॉट बिलोंग टू R, मीन्स कोई एलिमेंट नहीं हो सकता R का, बिकॉज इनका जो एज का डिफरेंस है, मीन्स इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है कितना आपका 10 के बराबर, 10 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है। तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सो दैट मीन्स इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। सो
It is reflexive and symmetric but not transitive. D will be correct answer to this question. क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, इफ जी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एफ एक्स एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो जी एक्स आपका है 1 अपॉन एफ एक्स और एफ एक्स क्या गिवन है, एफ एक्स है एक्स के बराबर। तो यहाँ पे हम जी एक्स में एफ एक्स की जगह पे एक्स लिख देते हैं, तो जी एक्स आपका हो जाएगा 1 अपॉन एफ एक्स की जगह पे एक्स लिख दिया, तो जी एक्स आपका ये आ गया। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए को देखिए आप, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ उसको, ब्रैकेट वैकेट का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी लेंथी हो जाएगा लिखना, तो शॉर्ट में करते हैं इसको। एफ एफ एफ, आप समझ लीजिएगा बीच में ब्रैकेट ऑलरेडी है। जी जी 2 बार है, फिर एफ है, फिर एक्स है। ओके, अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो जी 2 बार है, फिर उसके बाद एफ आ गया, फिर जी आया, फिर एफ आया, फिर ये आया आपका। ठीक है, अब मुझे बताइए एफ एक्स क्या है, एक्स है, ये दिमाग में रखिएगा, और जी एक्स क्या है, इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, एक्स का रेसिप्रोकल है जी एक्स। तो देखिए एफ एक्स की जगह पे एफ एक्स को हटाऊंगा तो इसकी जगह पे तो एक्स आ जाएगा, फिर जी एक्स क्या बनेगा, जी एक्स आपका आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, फिर जी ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या बन जाएगा, जी ऑफ 1 अपॉन एक्स बन जाएगा 1 अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, फिर आपका एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स आपका एक्स आ जाएगा, फिर एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, फिर से एक्स आ जाएगा, फिर एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, फिर से एक्स आ जाएगा। तो ले देखिए इसका जो रिजल्ट होगा एक्स आएगा लास्ट में। अब इसकी बात करें तो एफ ऑफ एक्स आपका एक्स है, जी ऑफ एक्स आपका 1 अपॉन एक्स हो गया, फिर एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स ही आ जाएगा, फिर जी ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या बनेगा, जी ऑफ 1 अपॉन एक्स बनेगा आपका 1 अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स, फिर जी ऑफ एक्स आएगा आपका 1 अपॉन एक्स। क्या ये इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत ही है, बी ऑप्शन में चलिए। ठीक है, बी में चलते हैं, आपका एफ एक्स एक्स था और जी एक्स 1 अपॉन एक्स है। ठीक है, बी में एफ 2 बार है, एफ 2 बार हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, फिर जी 3 बार है, जी जी जी, उसके बाद एफ आ गया, फिर ये आया। ठीक है, और राइट हैंड साइड में जी 2 बार है, फिर उसके बाद एफ है, फिर जी है, फिर एफ है, फिर आपका ये आ गया एक्स। ठीक है, एफ एक्स की जगह पे एक्स आया तो जी एक्स आपका बनेगा 1 अपॉन एक्स, फिर जी ऑफ 1 अपॉन एक्स आपका एक्स आ जाएगा, फिर जी ऑफ एक्स आपका बन जाएगा 1 अपॉन एक्स, एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स आपका आ जाएगा 1 अपॉन एक्स ही रहेगा, और फिर एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, एफ एक्स आपका आएगा एक्स, जी ऑफ एक्स हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स हो जाएगा 1 अपॉन एक्स ही रहेगा, और जी ऑफ 1 अपॉन एक्स इसका रेसिप्रोकल एक्स हो गया, और जी ऑफ एक्स आपका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। दैट मीन्स दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, 1 अपॉन एक्स, सो दैट मीन्स बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 71, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई इज ट्रू फॉर ऑल। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने एक बार पहले भी किया था, होप यू रिमेंबर, जहाँ पे एफ टी इज इक्वल टू टी टू द पावर के वाली बात हो रही थी। ठीक है, और एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई वाली बात हमने की थी। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो जहाँ पे हमने इस टाइप से जैसे इसको सॉल्व किया था वैसे इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको देखें तो डायरेक्टली इसका आंसर आ जाता है, इसके लॉगरिदम फंक्शन इसका आंसर बनेगा, मीन्स लॉग एक्स मीन्स एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स हम लिख सकते हैं, या एफ टी इक्वल टू लॉग टी लिख देते हैं। ठीक है, ज़्यादा बेटर समझने के लिए एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू लॉग टी मान लेते हैं, तब जाके ये सेटिस्फाई होगा। मीन्स कहने का मतलब है एफ ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स वाई, और लॉग ऑफ एक्स वाई प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। ठीक है, और ये आपका बन जाएगा लॉग एक्स को हम लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग टी आपका एफ टी है, तो लॉग ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स, एंड लॉग ऑफ वाई आपका बन जाएगा एफ वाई। सो ये आपका वापस ये रिजल्ट आपके पास आ चुका है जो आपके क्वेश्चन में था, एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई सेटिस्फाई हो चुका है इसके वजह से, लॉग टी की वजह से, मीन्स लॉगरिदम फंक्शन की वजह से। ओके, बाकी और चीज़ों में सेटिस्फाई नहीं होगा, सो डी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। होप दिस इज क्लियर। और यहाँ तक के क्वेश्चंस आज के लिए सफिशिएंट है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मीन्स क्वेश्चन नंबर 80 आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो अगली क्लास में सारे क्वेश्चंस रिलेशंस एंड फंक्शंस के कंप्लीट हो जाएंगे, एंड मेनी ऑफ द चैप्टर्स आई हैव कंप्लीटेड। तो आप देखिए, रिवाइज कीजिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अगर जिस बच्चे ने सीरियसली वगैरह वीडियोस वॉच किए हैं और उनको रिटेन किया दिमाग में, तो उसका पहले अटैम्प्ट में एनडीए क्लियर होना डेफिनेट है। ओके, क्योंकि पाथफाइंडर का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपके एनडीए प्रीवियस ईयर्स के ही हैं, भले ही वहाँ पे लिखा हो या ना लिखा हो। ठीक है, कभी ना कभी ये सारे क्वेश्चंस एनडीए के एग्जाम में पूछे गए हैं, और आपको मालूम है कि एनडीए के एग्जाम में एक ही तरह के क्वेश्चंस या
रिपीट होते हैं या नए क्वेश्चन भी पूछेंगे तो थोड़ा सा उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, तो आपने भ्रमित नहीं होना है और थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हुए चीज़ें समझनी है और अपनी तैयारी करनी है। तो आज की क्लास में इतना ही। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास विद द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, जिसके साथ आपका ये पाथफाइंडर सॉल्यूशंस रिलेशंस एंड फंक्शंस का कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।